नहीं छूटेगी खबर। ऐसी खबर जो सिस्टम पर करे सीधा असर, जो रखते हैं हर अपडेट पर नजर। अगर कामकाज के बीच छूट जाती है खबर, तो हम करेंगे हर हलचल से बाखबर। चाहे सियासी संग्राम हो या फिल्मी सफर, देखिए खास कार्यक्रम खबरों की खबर हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे कानूनी अधिकार के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। इसके साथ ही भारत में 15 साल से लेकर 49 तक की उम्र के 70% महिलाएं पिटाई, रेप या जबरन यौन शोषण का आखिर क्या है घरेलू हिंसा और इसके साथ ही क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। घरेलू हिंसा के खिलाफ कहां शिकायत कर सकते हैं घरेलू हिंसा होने पर, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या कानून कहता है, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और कहां इसे लेकर शिकायत करें, इस पर भी बातचीत करेंगे। महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर कैसे उसके साथ हिंसा की जाती है, तो घरेलू हिंसा के बारे में बातचीत होगी। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। प्राप्त दहेज से असंतुष्टि होने पर मारपीट करना महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। बच्चे और महिलाएं डरे और सहमे से रहते हैं, इसका ये दुष्प्रभाव बता रहे हैं आपको। घरेलू हिंसा के आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता राखी दुबे जुड़ गई हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। राखी जी, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है और इसके खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। कैसे कोई महिला जब घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो वो शिकायत कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो घरेलू हिंसा है वो इस तरीके की आप किसी का मानसिक मतलब मेंटली या फिजिकली किसी को भी आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। फिजिकली का मतलब ये है कि आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके फिजिकल उसमें आती है, मारा पीटा करना। और एक मेंटली जो होता है, आप उसको फिजिकली तो नहीं हार्म करे लेकिन मेंटली उसको टॉर्चर करते चले जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, तो अगर कई बार क्या होता है कि नई नई शादी हुई है तो बहू आती है तो उससे असंतुष्ट होते हैं वो लोग कि भाई आपने तो मतलब दहेज लेके नहीं आई, उसको ताने कस रहे हैं, या फिर उसको कहते हैं मतलब उसको जो भी है ना कुछ करना चाह रही जीवन में, उसको करने नहीं दे रहे हैं, उसकी अपनी प्रोफेशनल आगे उसको बढ़ना चाह रही तो बढ़ने नहीं दे रहे, तो उसको हर तरीके से हैरेसमेंट है कि अगर कमा रही है वो तो कमाई सारी उन्हीं को दे दे, अपने पे ना खर्चा करे। तो कई जो मेंटल होता है, मेंटल जो टॉर्चर है, मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो आपका बहुत ही वास्ट होता है, उसको केस टू केस हमें कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगी, किसी भी तरीके का मेंटल या फिजिकल क्वालिटी या टॉर्चर हो रहा है किसी भी महिला के साथ, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। अब ये है कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी
कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो मेन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो आपका 2005 में आया था। अब उसमें ये है कि ये नहीं कि सिर्फ एक पत्नी ही डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन कर सकती है, उसमें एक मदर भी अगर उसके बच्चे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहे हैं तो वो उसमें जाके कंप्लेन कर सकती है। अगर एक सिस्टर रह रही है घर में और वो डोमेस्टिक रिलेशन, कभी कभी ये होता है कि डिवोर्सी है सिस्टर या फिर शादी नहीं हुई है और उसके साथ भी अगर घर में घरेलू हिंसा हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकती है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। कई आजकल देखें तो लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रह रहे हैं। अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है और जो लिव इन पार्टनर है उसका, वो उसके साथ अगर कहते क्वालिटी कमिट कर रहा है या हैरेसमेंट कर रहा है, तो कहते वो भी जाके उसमें कहते डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन कर सकती है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ कहते वाइफ तक ही सीमित नहीं है, वो सारी फीमेल जो कि डोमेस्टिक रिलेशन में है किसी व्यक्ति के साथ और वो व्यक्ति उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहा है, तो वो महिला कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जाके सेक्शन 12 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेन दे सकती है। अब इस कंप्लेन में भी ये भी चीजें कि हमें अब जब कंप्लेन दे रही है तो क्या क्या चीजें वो मांग सकती है वहाँ पे। तो देखिए मैं बताऊंगी, अगर जैसे कि माँ है या बहन है या फिर कहते बीवी को या फिर लिविंग पार्टनर है, तो उसके पास राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है। अगर वो डोमेस्टिक रिलेशन में है तो उसके जो हस्बैंड है या बच्चा है उनकी जिम्मेदारी है कि उसको रेजिडेंस प्रोवाइड करे। अगर उसके पास अलग सेपरेट रेजिडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो विदिन माइसेस ही वो उसको प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से रहने के लिए रेजिडेंस प्रोवाइड करे। इसके अलावा वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है और प्रोटेक्शन भी मांग सकती है इस एक्ट में। बिकॉज अगर आपके साथ कहते घरेलू हिंसा हो रही है तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें क्या होता है कि बीट ऑफिसर जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का वो अपॉइंट हो जाता है एंड वो आपको देखता है। जब भी महिला को कोई दिक्कत आए तो वो उसको फोन करके बुला सकती है और अपनी कहते अपनी सुरक्षा के लिए उससे संपर्क कर सकती है। तो ये एक रेमेडी अवेलेबल है जो कि हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर महिलाएं चाहें तो वो कहते हैं वुमेन कमीशन में भी जाके कंप्लेन कर सकती हैं। वो नहीं चाह रही मजिस्ट्रेट के सामने, वो कोर्ट नहीं जाना चाह रही है, तो वुमेन कमीशन में भी जाके वो कंप्लेन कर सकती हैं। इसके अलावा वो चाहे तो वुमेन सेल अलग से बना हुआ है जहाँ पे दहेज उत्पीड़न या फिर मानसिक प्रताड़ना के केसेस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है या फिर अगर दहेज की मांग हो रही है तो उसके लिए भी महिलाओं के लिए बना हुआ है वुमेन सेल। कहते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, तो वो वुमेन सेल में जाके कंप्लेन कर सकती है। तो ये सारी रेमेडीज उनके पास अवेलेबल है और हर चाहे कोई भी महिला हो अगर वो डोमेस्टिक रिलेशन में है तो उसे अपनी कहते हैं टॉर्चर और हेरेसमेंट झेलने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो लीगल रेमेडीज है उनको समझे और उनको अवेल करें। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब कोविड में हमने देखा है कि लोग घर में बंद हो रहे हैं और लोगों को घर से बाहर निकलने की सुविधाएं नहीं है बिकॉज अभी कोरोना का फैला हुआ है। अभी भी लोग ऐसा नहीं पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। और गवर्नमेंट भी रिपीटेडली यही कह रही है कि जब तक आपको आवश्यक ना हो आप लोग घर से बाहर ना निकले, सिर्फ आवश्यकता में ही घर से बाहर निकले। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी तो ठीक है कोर्ट खुल गए हैं तो कोर्ट में जाके वो कहते हैं कंप्लेन कर सकती हैं, लेकिन जब पहले नहीं थे तो फिर कहते हैं हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस उनको उसकी कंप्लेन को सुने, समझे और हो सके तो मीडिएशन से सेटल कराने की कोशिश करे। क्योंकि जो और अगर लड़की वहाँ पे अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे वो गवर्नमेंट की अकोमोडेशन जो बनाई जाए जहाँ पे लड़कियां ऐसी रह सकें। क्योंकि जो अभी ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इस टाइम चल रही है, तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं, कोर्ट भी उतना ही परेशान है। तो इसमें जरूरत ये है कि लड़कियों को अपनी बातें समझनी चाहिए और इसको झेले नहीं। क्योंकि आप देखते हैं अगर कई बार नजरअंदाज कर देती छोटी छोटी बातें, लेकिन जब नजरअंदाज करते करते अंदर घुटन भर जाती है, फिर आपका धीमे धीमे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। कई बार वो इसकी वजह से मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं राखी जी। ये आप बिल्कुल सही कही, डिप्रेस्ड हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है, जो लक्ष्य जो उनके जीवन का होता है वो लक्ष्यहीन हो जाती है, लक्ष्य से भटक जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो उसको आप चुप ना रहे, उसके लिए खड़े हुए
और आगे बढ़े, ये ना सोचे कि ठीक है चलो चलता है, अपने अधिकारों को लेकिन समझें। राखी और जी, ये मैं कई बार चार दीवारी के अंदर ही मारपीट की जाती है और उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। ऐसी सिचुएशन में महिलाएं क्या करें, कैसे कंप्लेन करें, कैसे शिकायत करें? ऐसा मेरे पास भी एक केस आया था। एक महिला थी, उसके घर में ही कहते हैं उसके सास ससुर उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, एक कमरे में बंद कर रखा था। वो बड़ी परेशान थी, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से उसको जब आते थे खाना देने तो उसमें उसने सेल फोन कहते हैं उसको मिल गया। उसने 100 नंबर कॉल करा और बताया कि मुझे सीसीटीवी रूम में बंद कर रखा, मारा पीटी कर रहे। तो पुलिस उस टाइम फौरन आई और रिकवर कराया उस महिला को और हॉस्पिटल लेके गई, उसका इलाज वगैरह भी हुआ। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा और आपको अपना एक पहला कदम तो आप ही को उठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पुलिस और कोर्ट आपके साथ है। अपने आप को अकेला ना महसूस करें कि मेरे पास कोई नहीं है, कैसे होगा, और ऐसा नहीं है। और कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है, महिलाएं ये सोचती है कि आज मेरे साथ अगर ये हो रहा है मैं कोर्ट जाऊंगी तो मेरे पास तो वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसा भी सोचती हूँ। तो मैं इसमें राखी जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि घर में ही मामला घर में ही सुलझ जाए, तो ऐसे में आप CAW सेल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आज भी आपने कंप्लेन करी है तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करी उसको बुलाया जाता है। तो पहले वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं CAW सेल में, काउंसलिंग करते हैं कि दोनों पार्टियों में कहते हैं सेटलमेंट हो सके और अपना आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और अगर नहीं बढ़ सकते तो अलग होने, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर नहीं रह सकते तो अलग होने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर उनके काउंसलिंग सेशंस में नहीं सक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद वहाँ पे वो मीडिएशन का भी प्रोविजन है। तो उसके बाद वो मैटर वहाँ से मीडिएशन में चला जाता है, जिससे कि वो क्योंकि ये चीजें वो सब इससे होती है जैसे कि कोर्ट तक मामला ना जाए, घर का मामला घर में सुलझ जाए। तो पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं, आप CAW सेल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट करिए, गवर्नमेंट आपके साथ है, वहाँ पुलिस एजेंसी है पूरे, और वहाँ पे ऐसा नहीं ट्रेन मीडिएटर्स बैठते हैं, वो अच्छे से आपका मैटर, कई मैटर्स सॉर्ट आउट होते हैं। पहले मैं भी CAW सेल में एज अ मीडिएटर मैंने वहाँ पे बहुत दिनों तक काम किया, तो कई मैटर्स ऐसे नहीं, कई मैटर्स छोटी छोटी बातों में होती मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि बड़ी हो जाती है बात। तो वो चीजें वहाँ पे आपस में साथ बैठ के तीसरे इंसान के साथ, जो कि न्यूट्रल इंसान का तो किसी से इंटरेस्ट नहीं है, तो सेटल हो जाती है मैटर। ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे फिर ऐसे में आपको कोर्ट के धक्के भी नहीं खाने पड़ते, आपका मामला जो भी था छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर सचमुच अगर उसके साथ हो रहा है, कई बार ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा था, मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उसमें भी फिर वहाँ पे आपस में बैठ के चीजें समझाई जा सकती है, एक दूसरे का पक्ष एक दूसरे सामने रख के सेटल हो जाता है मैटर। लेकिन राखी जी, कई बार ऐसा देखा गया है जब लड़की शिकायत करती है या महिला अपने मायके में भी शिकायत करती है तो कई बार उनसे दबाव बनाया जाता है कि वो अपने रिश्ते को बचाएं, इसका हवाला दिया जाता है। ऐसे में कैसे वो महिलाएं अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करें, कैसे वो वहाँ से निकले उस दलदल से? देखिए क्या होता है, ये तो मैट्रिमोनियल चाहे जो है कि माई मैरिज तो बहुत बेस्ड मेरे ख्याल से लॉन्गी में सोसाइटी का बहुत बड़ा नीड है, लेकिन अगर कोई रिश्ते में ऐसी खटास पड़ गई जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, अगर इंसान का नेचर ऐसा है कि इतना अब्यूसिव है, इतना ज्यादा इम्पल्सिव है, इतना ज्यादा मतलब वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है कि उसका नेचर नहीं सुधारा जा सकता, तो ऐसे में उसको सहने की जरूरत नहीं है। उस दलदल से आप बाहर निकलने की कोशिश करें, हिम्मत जुटाएं, पहला कदम आप उठाएंगे तो आगे मशीनरी है आपके सपोर्ट में, वो आपको जस्टिस जरूर दिलाएगी। ऐसे में लोग लोक लज्जा का हवाला देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, इसको लेकर भी लगातार घर की तरफ से भी दबाव बनाया जाता है। ऐसे में महिला कहाँ शिकायत करे, कैसे शिकायत करे, किन किन के खिलाफ? देखिए ये क्या होता है ना कि कई बार आप जैसे बता रही हैं लोगों को, और एक और जो चीज इसके साथ होती है ना, लोग क्या सोचेंगे या तुम अपना निभाओ, उसके साथ साथ एक और जो चीज आजकल जो नई स्टार्ट हो गई है कि लड़की, अरे ये लड़की तो कमाती है, ये लड़की तो अपना ध्यान रख सकती है, इसको तो कौन हैरेस कर सकता है। तो ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही मैं कोर्ट में गई थी, तो एक बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू कर रही थी मैं, तो उसमें उसने कहा कि मैडम के जो भी बेल में लगाए हैं सेक्शन, ये मैंने इसको दहेज उत्पीड़न का या हैरेसमेंट का, तो लड़की तो इंडिपेंडेंट है कि जो कमाती है, तो इसको कौन हैरेस कर सकता है। तो कोर्ट ने बोला कि आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की जो कमा रही है उसको आप टॉर्चर नहीं कर सकते और वो टॉर्चर नहीं हो सकती है। ये सब चीजें जो इस तरीके की मेंटालिटी है ना, ये बहुत ही मतलब सिक मेंटालिटी मैं कहूंगी कि भाई आप ये कह रहे हैं कि लड़की कमा रही है तो उसको हैरेस नहीं करता, ऐसा नहीं है। जो वर्किंग फीमेल से मैं कहा वो भी उतनी ही हैरेस हो रही है जितनी एक नॉन वर्किंग फीमेल हैरेस हो रही है घर में रह के।
तो ये चीजें बोलना तो गलत है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो लोग हैं आप पे दबाव बना रहे, चाहे वो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो रह रहे हैं साथ में या जो नहीं रह रहे, जो भी आपको मेंटली हैरेस करे, तो आप उस चीज को समझिए, क्योंकि समझना तो हमें ही पड़ेगा कि ये नॉर्मल की रोज की नोक-झोंक है या ये सचमुच बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जिसको इग्नोर करने से मेरे ख्याल से आगे के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। तो वो चीजों का हमें समझना पड़ेगा जो कि झेल रहा है। और आजकल पेरेंट्स भी देखिए, तो पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत से पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स कहते हैं अब आपका शादी हो गई है तुम निपटो, हमें नहीं पता। तो ये चीजें नहीं, लड़कियों को फिर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। उनको लगता है कि अगर आज मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ है नहीं, इनको भी छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसा नहीं है, आप कदम उठाएं, अपने में विश्वास रखें, और आपके पास सारी चीजें, सारी सुविधाएं, गवर्नमेंट ने आपको फ्री लीगल असिस्टेंस भी दे रखी है। आप कोई केस भी फाइल करेंगे तो आप उसमें कहते हैं आपको फ्री लीगल एड, तो वकील को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको मेंटेनेंस भी आप मांग सकती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, रोजाना के खर्चों के लिए, जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस में जो पुरुष है या जो और लोग हैं उनसे आप मेंटेनेंस भी मांग सकती है, जैसे मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस में कर सकते हैं। तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। लॉ बने हैं, लॉ इसीलिए बने कि लोग लड़कियों को अपने अंदर ये अपनी हीन भावना ना रखें और ऐसी घरेलू हिंसा को ना झेलें। क्योंकि देखिए, अगर पहले तो लॉज थे, लेकिन इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता चला गया, इसलिए 2005 में स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बना है, इसीलिए जिससे कि, और उसमें इसीलिए सारी फीमेल को कवर किया गया जिससे कि हर तरीके की फीमेल को जस्टिस मिल सके, कोई इससे अछूती ना रहे। तो ये लॉ बनाने का फायदा ही क्या होगा गवर्नमेंट का, अगर लड़कियां चुपचाप अंदर सहती रहेंगी, बाहर नहीं अपनी आवाज नहीं उठाएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, जस्टिस के लिए नहीं जाएंगी, तो ये तो फिर राखी जी, कई बार देखा गया है कि लोग रसूख के चलते पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर भी दबाव कई बार बनाया जाता है, ऐसे में महिला किसके पास जाए? देखिए, आप ये सही बात कह रही हैं, बिल्कुल सही है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि दबाव बनाया जाता है, तो एविडेंसेस नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और अगर आप अपने स्टेटमेंट पे कंसिस्टेंट हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें फिर आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, जो घरेलू हिंसा के मैटर्स होते हैं, अब आज मेरे साथ कुछ बदतमीजी हो रही है घर में ही, अगर मेरे साथ उसमें बैठने वाले लोग ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसमें हर पल के एविडेंसेस, हर एक छोटी छोटी चीजों के एविडेंस को मैं नहीं लेके आ पाऊंगी ना, किसी भी महिला के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि कहते हैं आप जो भी आपके पास छोटे छोटे एविडेंसेस अगर आप कलेक्ट कर पा रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो महिला का स्टेटमेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। सिर्फ उसके कहने पे कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, और अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी खड़ी उतर गई है, तो जिसने कमिट करी घरेलू हिंसा उसको अपने लॉ पनिश करेगा ही करेगा। राखी जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि केसेस उल्टे होते हैं, ना सिर्फ मायके वाले बल्कि लड़की के लड़के पर दबाव बनाते हैं, क्या वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? कई बार लड़के भी इस पूरे मामले के शिकार हो जाते हैं। देखिए, लड़के जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कि लड़के जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर माइनर बच्चा है तो उनके लिए तो एक्ट बने, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है उसमें कि माइनर बच्चे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया जाए। और उसके अलावा आप देखिए तो पॉस्को भी बनाया गया जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका अगर शारीरिक हो रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है, उसके लिए उनके एक्ट बनाए गए। लेकिन अगर एक एडल्ट के साथ हो रहा है तो उसमें ये है कि अगर मारपीट है तो वो आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो ग्रीवियस इंजरी या सिंपल इंजरी, उसके लिए वो जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कौन कौन सी धाराएं लगती हैं घरेलू हिंसा के तहत, जब चाहे वो महिला पीड़ित हो या फिर पुरुष पीड़ित हो? देखिए, जैसे आपका 323 जो है वहाँ उसमें लिखा हुआ है कई चीजें, जैसे ग्रीवियस इंजरी एंड सिंपल इंजरी, उसके लिए वहाँ पे अगर किसी महिला के साथ भी मारा पीटी हो रही है या पुरुष के साथ भी हो रही है मारा पीटी, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी अपने पुरुषों को बहुत ज्यादा कहते हैं मारती पीटती हैं और उनके साथ बदतमीजी करती है, तो पुरुष के साथ अगर मारा पीटी हो रही है तो पुरुष भी आईपीसी की धाराएं उनका यूज कर सकते हैं, उसमें उनको भी सजा होगी महिला को, अगर महिला उनके साथ मिसबिहेव कर रही है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आप मेंटल क्वालिटी की बात करें तो पुरुषों के पास उसके लिए अभी तो कोई रेमेडी एक्सेस नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये जरूर है कि अगर मेंटल क्वालिटी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपना रिट में भाई प्रोटेक्शन मांग सकते हैं कि भाई मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रही है। एक ऐसे ही केस था कि एक महिला
थी, अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रह रहा था। वो आए दिन अपने हस्बैंड को कमरे में बंद कर देती थी, हस्बैंड को बाहर जाने नहीं देती थी, हस्बैंड को मोबाइल में बात नहीं करनी, कभी बालकनी में हस्बैंड को बंद कर दे रही, कभी कमरे में बंद कर दे रही, उसका रहना दुश्वार कर दे रही है, उसके फ्रेंड्स को फोन कर रही है, उसको मार रही है, पीट रही है, चिल्ला रही है। और तो हस्बैंड क्या करता था, पुलिस को बुलाता था, पुलिस आती थी, सुनती थी, महिला को समझाती थी, क्या समझाएगी महिला को, अल्टीमेटली लॉ तो ज्यादातर महिलाओं के फेवर में। तब उस केस में मैंने फिर रिट डाली थी, अपनी प्रोटेक्शन मांगी उस हस्बैंड के लिए। कोर्ट ने भी क्यों कंसिडर किया, ऐसा नहीं है, कोर्ट ने भी उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कंसिडर किया, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं दोनों। उसमें उन्होंने बोला, उस महिला को समझाया कि आप इस तरीके से नहीं बिहेव करिए, उसका आना जाना, काम पे जाने का आप रोक नहीं सकती है। इससे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं राखी जी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर घरेलू जो हिंसा है उसकी मुख्य वजह क्या है, आखिर क्यों इस तरीके की हिंसा जो है सामने आती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह जो मुझे अभी तक अपने लंबे एक्सपीरियंस से समझ में आई अपने आज एजुकेट, इससे क्या होता है, कभी कभी लोगों में ऐसी इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे चाहता हूँ वो चाहता हूँ, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। जब वो जो चाह रहे वो पूरी नहीं हो पा रही तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है तो उसके बाद जो उनके सामने वीक विक्टिम या वीक पर्सन अवेलेबल होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो, या एक वाइफ की तो होता है कि कभी मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा करे वैसा करे, और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो अपने हस्बैंड में चिल्लाना शुरू कर देती है, और हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ को चिल्लाना शुरू कर देती है। तो बेसिकली ये कि हमारे जो इच्छाएं, डिजायर्स हैं, जब वो पूरी नहीं हो रही है, अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, घुटन भर रही है, और वो घुटन और फ्रस्ट्रेशन जब भर जाती है तो आप दूसरे पे जो वीकर सेक्शन है उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उस पर मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर वो इंसान फर्स्ट टाइम पे आंसर बैक कर दे या फिर रिप्लाई बैक कर दे या उस पर एक्शन ले ले तो ये चीजें वहीं रुक जाएंगी। लेकिन हम अगर सहते रहेंगे तो हम चीज को इंकरेज कर रहे हैं और हम अगले इंसान को मतलब एक इंकरेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ तुम और हमारे साथ कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करो, साइलेंट नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आखिर जब वो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ही आपको अपना कदम उठा लेना चाहिए, अपनी आवाज उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आप उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं और फिर धीमे धीमे सिचुएशन और अगली होती है। यानी कि घरेलू हिंसा ना हो इसको लिए महिलाओं को खुद सामने आना होगा, शिकायत करनी होगी। लेकिन राखी जी, यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब महिलाएं शिकायत करने के लिए थाने में जाती हैं तो कई बार पुलिस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने से कतराते हैं या फिर दोनों पक्षों को बुलाते हैं और समझाइश करते हैं। लेकिन जो समझौता होता है, कई बार जो समझाइश पुलिस की तरफ से की जाती है कि अब नहीं करेंगे हिंसा, वो फिर से दोबारा ऐसी जो है हरकतें करते हैं। फिर ऐसे में महिला को क्या करना चाहिए? देखिए, यही चीज जब मैं अगर मीडिएटर बैठी थी CAW से, क्योंकि लॉ है, देखिए हमारा जो बेसिकली लॉ है वो इस चीज को करता है सपोज कि मैरिज जो है, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को सेव किया जाए, वो कहते टूटे नहीं, जो नॉट है मैरिज वो टूटे नहीं। और इसी वजह से कि सारे प्रोविजंस पुलिस स्टेशन में भी डाले गए हैं या फिर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो पहले स्टेप जो होता है वो काउंसलिंग एंड मीडिएशन का ही होता है कि इनको बचाया जा सके। लेकिन अगर नहीं बच सकता है तो फिर तब सेपरेशन की बात करते हैं। लेकिन इसमें बहुत चीज जो जरूरी वाली चीज है कि वो ये है कि जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं या मीडिएशन कर रहे हैं तो एक देखिए चीज कि आप जो भी आपका इंसान डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहा है क्या वो इतना सीरियस है कि आगे दोबारा फिर कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो दोबारा फिर कर सकता है तो ऐसे में दोबारा घर नहीं देखना चाहिए महिला को, वहां पे अलग होने की बात करें। राखी जी, आप आराम से पानी पी लीजिए। घरेलू हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं को शिकार बनाया जाता है जिसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर आर्थिक क्षति, ये तमाम चीजें घरेलू हिंसा में सामने आती हैं। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करना इस घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो कैसे महिलाओं को जब वो घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं कैसे पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए, किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं राखी दुबे जी। लेकिन इसका दुष्परिणाम देखा गया है, कई बार बच्चों पर असर होता है,
आत्मविश्वास की कमी आ जाती है हम महिलाओं में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आत्महत्या और मानसिक समस्या, कई बार महिलाएं इससे इतनी ज़्यादा आहत हो जाती हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं और कई बार वो मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। देखिए, इसमें एक चीज मैं और कहूँगी आपको कि जो बच्चों की आप बात कर रही हैं, जी, तो आज आप देखिए तो रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल इतना ज्यादा बढ़ रही रेप केसेस, तो इसका बहुत बड़ा रीजन डोमेस्टिक वायलेंस ही है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में देखते हैं बचपन से कि जो फीमेल्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं रह जाती फीमेल्स के लिए और उनके अंदर एग्रेशन भर जाता है। और वही एग्रेशन जब वो ग्रेजुअली बड़े होते हैं तो उसमें फिर उनको वो भी इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं और रेप कमिट करते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं रेप की, तो रेप में हम ये कहते हैं कि लोगों को ना अपनी साइकोलॉजी बच्चों की चेंज करनी चाहिए और घर में ऐसा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, एक बहुत ही कॉर्डियल माहौल रहना चाहिए जिसमें प्यार रहे। बच्चों को दिखाना चाहिए कि भाई फीमेल्स की इज्जत करो। हम हर एक इंसान को, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई हमें फीमेल्स की इज्जत करनी चाहिए। और यही वजह है कि बच्चों का एक तरीके से क्या होता है, आप बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो जाता है। कभी कभी बच्चे होते हैं कि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हैं, उनको कई बीमारियां होती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो उसमें वो लड़ने जीवन में दो तरीके से बच्चे रिएक्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अगर घर में हो रहा है, या तो वो बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं या बिल्कुल सबमिसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होकर वो ऐसे रेप जैसे ऑफेंसेस कमिट कर देते हैं, और अगर या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, उनको लगता है जीवन में मेरे कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें ना हो, बच्चों पे ऐसे असर ना हो, तो हमें ऐसा घर में माहौल बनाना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना हो। इसीलिए जब कभी भी कोई केस आए किसी पुलिस ऑफिसर के पास या फिर लॉयर के पास, तो उनको ये देखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कोर्ट भी देखती है, एज ए लॉयर हम लोग भी देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चे पे क्या असर हो रहा है और क्या ये चीजें आगे लॉन्ग टर्म में सुधर सकती हैं। और अगर नहीं राखी जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बात भी, ये भी चीज़ देखी गई है कि कई बार लोग शारीरिक जो शोषण होता है उसके खिलाफ तो जो है, और मारपीट जो की जाती है उसके खिलाफ तो धाराएं लग जाती हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन कई बार मानसिक तौर पर लोगों को परेशान किया जाता है, महिलाओं को परेशान किया जाता है, और जब वो शिकायत करने के लिए जाती हैं, ऐसे में वो क्या जो है सबूत देंगे पुलिस वालों को? देखिए, इसमें क्या होता है ना, अगर जैसे आप कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो महिलाओं को समझनी चाहिए। अगर आपके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो मेंटल टॉर्चर का कोई सबूत नहीं, वो उसका बयान इस तरह से सफिशिएंट, लेकिन उसका बयान में ये जरूरी चीजें हैं कि आपके पास जो भी आप बयान दे रहे हैं उसमें जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल जैसे ये होना चाहिए कि इस दिन मेरे साथ ये हुआ, स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए कि इस इंसान ने इस दिन मेरे साथ ऐसे किया है। और फिर आपको वही चीज अगर आप बाद में भी अगर उसमें अगर स्पेसिफिक एलिगेशन रहते हैं तो पुलिस ऐसा नहीं एक्शन नहीं लेगी, एक्शन लेगी। लेकिन हाँ, जो कि हमारा प्रोसीजर है लॉ का, पहले वो मीडिएशन काउंसलिंग एंड मीडिएशन का प्रोसेस तो चलेगी, अंडर को करेगी, लेकिन अगर वो फेल हो जाएगा तो आगे फिर FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी पुलिस को। लेकिन ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, महिला को जो भी मेंटली और टॉर्चर हो रही है, मेंटल क्रुएल्टी कमिट हो रही है, कि वो जब लिख रही है तो उस टाइम भावनाओं में इतना न फैल जाए कि मतलब जनरल एप्लीकेशन या कंप्लेंट लिख दें। उनकी जो कंप्लेन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक कंप्लेन है स्पेसिफिक इंसान में, आपको माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और उस चीज को लिखेंगी आप तो आपकी कंप्लेन पे एक्शन होगा ही होगा, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए TV100 के दर्शकों को। फिलहाल से इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे TV100 के साथ। नमस्कार। प्रॉपर्टी की किसी प्रॉब्लम से हैं परेशान? हम निकालेंगे आपकी समस्या का समाधान। अब खरीद फरोख्त को समझना होगा आसान। कब और कहां प्रॉपर्टी पर करें निवेश?
प्रॉपर्टी मसले पर देखिए विशेष। प्रॉपर्टी प्लानिंग रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। सियासत के सुलगते सवाल हो या फिर बॉलीवुड की हलचल, चीन की कोई नई चाल हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, सब पर रहती है हमारी नजर। देखिए बिग न्यूज सिर्फ टीवी 100 पर। सुबह 7 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2:30 बजे, शाम 4 बजे, शाम 4:30 बजे, रात 10:30 बजे, सिर्फ टीवी 100 पर। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रस्साकशी, राम मंदिर निर्माण की रणनीति या बदलती काशी, बुनियादी मुद्दे हो या मजलूम की आवाज, यूपी के सब मुद्दों को हम रखते हैं बेबाक। देखिए यूपी विशेष सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे, रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी प्लानिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। अपने खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि आपका बजट कम है और आप घर या फिर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फिर कैसे और कहां खरीदें, किन कंपनियों से संपर्क करें, कहां पर जाएं ताकि आपके कम बजट में आपको प्लॉट या घर मिल जाए और आपके साथ ठगी ना हो। बहुत से लोग जिनके पास कम पैसा है, कम पूंजी है, छोटे कारोबारी हैं या उनकी तनख्वाहें, उनका वेतन बहुत कम है, जिसके चलते बड़ा घर, बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन बड़े सपने उनके हैं कि घर बनाएं, अपना घर हो, दिल्ली एनसीआर में घर अपना हो, मेट्रो सिटी में उनका अपना आशियाना होना चाहिए, घर छुपाने की जगह उनकी अपनी हो। कहा जाता है कि अगर बड़े शहरों में अपना घर हो तो आधे से ज्यादा समस्या का समाधान यूं ही हो जाता है, बाकी तो सिर्फ कमाना खाना रहता है। अब सवाल यह है कि कम बजट में हम कैसे घर को खरीदें, कैसे कम पूंजी में अपना घर बनाएं, प्लॉट अगर है तो फिर कैसे थोड़े पैसे की हम व्यवस्था करें। तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में चलते होंगे। तो कम बजट में घर का सपना आपका पूरा होगा। आप आखिर कैसे कम बजट में अपना घर बनाएं। कम बजट में अब आपको अपना घर मिलेगा। इस वक्त सस्ता प्लॉट है, सस्ते घर हैं। बड़े शहर में घर का सपना आपका पूरा होगा, आपका अपना घर होगा। अगर पैसा है कम तो मत करिए गम, हम बताएंगे आपको कैसे मिलेगा आपका घर। हम कराएंगे घर लेने में आपकी मदद। अगर आप हमारा खास कार्यक्रम देखेंगे आप भी बारीकियों को समझेंगे। हम आपको घर लेने में मदद करेंगे। कैसे? हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। एक्सपर्ट के जरिए हर समस्या का समाधान होगा। सवाल कई खड़े होते हैं, क्या आपके पास बजट कम है और घर लेना चाहते हैं? कम बजट में कैसे और कहां घर मिलेगा? क्या आपको कम पैसों में घर खरीदना है, बजट आपका है नहीं, तो एक्सपर्ट की राय लीजिए। बड़े शहर में आप चाहते हैं घर, अपना सपना कैसे पूरा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने बजट में अपना घर खरीद सकते हैं। कोई जरूरी नहीं घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन हां यह जरूरी है कि जानकारी ज्यादा होना चाहिए। सरकारी गैर सरकारी ऐसी स्कीम चल रही जिसके माध्यम से आप अपना
घर खरीद सकते हैं। आरबी उपाध्याय प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय आपका। आरबी उपाध्याय, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि घर उनको अगर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो उनके पास पूरा पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही वो खरीद सकते हैं। जबकि बहुत से रास्ते हैं, आप कम पैसों में भी घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी आप बुक करा सकते हैं। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ जी कि अगर आपका इरादा है और इरादा पक्का है कि हाँ मुझे मकान, एक बार आप सोच लें कि मुझे प्लॉट लेना है या मकान लेना है। देखिए कोई भी काम करते हैं आसिफ जी, उसमें पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग। भी प्लानिंग करिए कि भी मुझे क्या लेना है, भी घर लेना है या प्लॉट लेना है। फिर आप अपना ये देखिए कि मेरा बजट क्या है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए है, जो पैसा है वो आप बजट करेंगे कि भी मेरे पास ये पैसा है। फिर उसके बाद एक्चुअल में अभी जैसा कि हम ये प्रॉपर्टी के शो में बताते हैं, देखिए 2 चीजें हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में कुछ हॉट स्पॉट होते हैं जहां प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, लेकिन थोड़ा इंटीरियर में आप निकल जाएंगे, थोड़ा शहर से दूर एक्चुअल में साइड में चले जाएंगे, तो वहां सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो गाजियाबाद, और गाजियाबाद में भी थोड़ा सा भी शहर से अलग हटके आप चले जाएंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर वहां पर छोटे छोटे मकान 1 कमरे के, 2 कमरे के भी अलग अलग 50 गज में, 30 गज में बना के पूरा भी आपको दे रहे हैं एक्चुअल में। तो वहां आपको पहली होगी प्लानिंग, पहला स्टेप। फिर दूसरा अपना जो बजट है वो आप एक्चुअल में भी बताएं कि ये बजट है। और तीसरा फिर उसके बाद में सर्च शुरू होती है कि हमें जाना है एक्चुअल में, तो वहां आप जाके देखेंगे तो वहां आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और देखिए दूसरा, आजकल अभी सरकार की बहुत सारी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी जो योजनाएं हैं, उनको भी बैंक में जाइए, आप बैंक में डिस्कस करिए, वहां जाके बताइए कि मेरे पास ये पैसा है और मैं यहाँ ये पूंजी प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ, तो आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं। तो वो भी एक डिस्कशन एक हो सकता है। तो पहली बात प्लानिंग हो गई, फिर हमें जाके तो अवेलेबल हो जाती है चीजें। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं आरबी उपाध्याय जी इस बात से झिझकते हैं कि उनका बजट बहुत कम है, शायद वो घर नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर बजट कम है तो उनको जानकारी ज्यादा इकट्ठा करना है, उनको जानना ज्यादा, वो जानना कम चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो जानकारी पहले इकट्ठा करें, सरकार की योजनाओं को समझें, मार्केट को समझें, आप किन कंपनियों से संपर्क करना चाहिए आपको, उनके पास जाएं, उनसे जानकारी ले, बाजार को समझे। ये तमाम चीजें आरबी उपाध्याय जी जरूरी हैं। यानी कि कम बजट में अगर है तब भी आप जानकारी ले, कम से कम जानकारी इकट्ठा करें। देखिए आसिफ जी, दिक्कत वहीं से शुरू आती है। शुरुआत जैसा आपने कहा कि एक तो मेरे पास उतने फंड्स नहीं है, पूंजी कम है। दूसरा मैं ये कोशिश भी जानकारी जुटाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो कोई आपको घर बैठे तो मकान देने आएगा नहीं। आपको निकलना होगा, जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी, जानकारी इकट्ठी करनी होगी, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। और देखिए आधी अधूरी जानकारी, आप बिना जानकारी के, मान लीजिए आपके पास छोटी पूंजी है और आप बिना जानकारी के, हो सकता है आप किसी फ्रॉड में फंस जाए, कोई आपको ठग ले। एक तो पूंजी कम है और उसके बाद आप कोई जानकारी आपने इकट्ठी नहीं की, तो आप क्या होगा कि नीम हकीम खतराए जान, एक हिंदी में कहावत है, तो आप एक्चुअल में कहीं गलत हाथों में। तो सबसे पहले यह है कि आप अपना प्लान करें और उसके बाद जानकारी इकट्ठी करें। अपने देखिए जानकारी के भी सोर्स अलग अलग है, अपने जो सर्किल में लोग हैं उनसे करें, जो आपके ऑफिस में हैं, ऑफिस के साथी हैं, कुलीग्स हैं, उनसे डिस्कस करें। फिर उसके बाद में आप बैंक में जाके डिस्कस करें, बताएं कि भी मेरे पास ये फंड्स है और मैं इस इलाके में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, तो वही बैंक मेरी क्या मदद कर सकता है। तो बैंक में भी एक हेल्प डेस्क अलग से होता है, जो लोन वगैरह के लिए जो लोग बैंक जाते हैं वो जानते होंगे कि लोन के लिए एक अलग एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। वहां जाके अपनी पूरी बात बताइए, कुछ नहीं छुपाना, जो आपके पास है, जो आपका प्लान है, तो वो बिल्कुल आपको पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा आरबी उपाध्याय जी, कुछ इलाके एनसीआर में ऐसे हैं जहां पर महंगे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं सस्ते इलाके हैं, तो हमें जगह के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है कि किन किन इलाकों में जमीन सस्ती है, प्लॉट सस्ते हैं, घर सस्ते हैं, आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। देखिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है इस चीज का। मान लीजिए आप नोएडा में हैं, तो नोएडा में देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड या उन्होंने प्लॉट काट के दिए हैं,
या भी फ्लैट बना के दिए हैं। दूसरा, आप इसी उसमें चले जाएंगे आप तो आपको गांव का इलाका जो है ना, अभी रूरल बीच में जो गांव आ गए हैं नोएडा के, उनकी भी जो कहते हैं ना एक लाल डोरा होता है, जो लोग प्रॉपर्टी की जानकारी रखते हैं कि जब गांव को परसीमन किया जाता है तो बहुत सारी जमीन, गांव की जो जमीन होती है उसको लाल डोरा बोला जाता है। और वहां पर क्या होता है कि आपको सस्ते ऑप्शन गांव में, और गांव का जो लाल डोरा है बहुत सारे गांव में आपको एक अच्छे ऑप्शन एक्चुअल में कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, उन जगहों का भी आप रुख कर सकते हैं, उन जगहों के बारे में भी आज समझ सकते हैं कि जहां पर आप कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आरबी उपाध्याय जी, अब बैंक ने लोन का सिस्टम ऐसा कर दिया कि आप जाकर प्लॉट को या फिर फ्लैट को बुक करा सकते हैं, किस्तों पर बेच सकते हैं। थोड़ा पैसा जमा करिए, बाकी रहना शुरू कर दिए। जो आप किराए में दे रहे हैं वो पैसा हर महीने किस्तों पर दीजिए। आने वाले वक्त में EMI जमा करते रहेंगे, घर आपका हो जाएगा। देखिए, बैंक ही नहीं आसिफ जी, अगर लोग जैसे भी अगर जाएंगे, बातचीत करेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स और बिल्डर्स भी इस तरह की गारंटी देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो आपके पास क्या है, ये पैसा आपके पास है, ये आप जमा कर दीजिए, फिर इतने पर महीने किस्त देते रहिए, और जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा तो आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं वो भी उस तरह की स्कीम एक्चुअल में लेके आते हैं। और बीच में जो मंदी का दौर रहा है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डर्स ने ऑफर दिए थे कि जो आप रेंट पे करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, मान लीजिए एक कमरे के मकान में आप रहते हैं, 5,000 रुपए पे करते हैं, तो 5,000 रुपए पर मंथ आप उस बिल्डर को दीजिए और वो आपको पोजीशन दे देगा, आप रह सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल हैं। सिर्फ ये है कि भी आपको घर से निकलना है, पहले आपको सोच बनानी है, प्लानिंग करनी है, और उसके बाद आपको लोगों से डिस्कस करना है अलग अलग। नहीं, सबसे बड़ी जरूरत है आरबी उपाध्याय कि झिझक को दूर करना है। आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। लेना तो चाहते हैं आप, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, मन नहीं बना रहे हैं आप, आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको मन बनाएं, आगे बढ़े, जानकारी लें, निकले, लोगों से संपर्क करें, बैंक से संपर्क करें, जो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं, अच्छी कंपनियों में आप जाएं, वहां जानकारी लें, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो हैं उनसे जानकारी लें, यानी कि आगे बढ़े, कुछ हरकत करें। देखिए, दिक्कत क्या है आसिफ जी कि हर आदमी प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही घबराता है कि मेरे साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, और एक आध उस तरह का अगर फ्रॉड होते हैं तो वो दूसरे लोगों को एक भय पैदा कर देते हैं कि भाई मैं वहां प्रॉपर्टी लेने गया था, मेरी